नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जीके बाई दीवान सर। देखिए 5000 क्वेश्चन की जो सीरीज हमने शुरुआत कर रखी है भाई, उसकी 500% हो चुके हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो जाइए और आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे, ठीक है। और 501वां पर्सन आज से हम शुरू करने वाले हैं, तो उनको जाइए स्पीड बढ़ाकर देख लीजिए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट इट। निम्न में से बरमूडा त्रिकोण कहाँ निहित है। जो बरमूडा त्रिकोण है आपकी, ये उत्तरी अटलांटिका महासागर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन बने थे। डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद, जो हमारे प्रथम शिक्षा मंत्री भी हुआ करते थे। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने गोधन न्यास योजना शुरू करने की घोषणा की है। यानी कि जो गोधन न्यास योजना है ये हमारे छत्तीसगढ़ की हो जाएगी। और छत्तीसगढ़ के वर्तमान में सीएम है कांग्रेस पार्टी से भूपेश बघेल। कौन हो जाएंगे, भूपेश बघेल। नेक्स्ट है भाई कि किस वर्ष में होने वाला महिला विश्व कप फुटबॉल के लिए ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड को संयुक्त मेजबानी मिली है। जो महिला विश्व फुटबॉल कप होने वाला है इसके लिए न्यूजीलैंड एवं ऑस्ट्रेलिया संयुक्त रूप से मेजबानी करने वाले हैं और ये होगा आपका 2023 के अंदर। लेकिन जो अंडर 17 होने वाला है, अंडर 17 वर्ल्ड कप होने वाला है महिला फुटबॉल का, इसकी मेजबानी कौन करेगा, अपना देश भारत करेगा। ये होने वाला था 21 के अंदर, लेकिन इसको आगे बढ़ाकर कब कर दिया, 22 के अंदर। क्यों, कोविड-19 महामारी के कारण। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस क्रांतिकारी की फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी। आंसर हो जाएगा भाई आपका राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल जी को गोरखपुर जेल के अंदर फांसी दी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक आय में किस क्षेत्र का योगदान है, अर्थात जीडीपी में। अर्थात भारत के जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है, किस सेक्टर का है। तो ये हो जाएगा आपका ट्रेजरी सेक्टर, यानी कि सर्विस सेक्टर इसको बोलते हो आप, सेवा सेक्टर बोलते हो, और ट्रेजरी सेक्टर। लेकिन अगर पूछा जाए कि भारत की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक लोग किस क्षेत्र में लगे हुए हैं, तो आपका आंसर हो जाना चाहिए प्राथमिक क्षेत्र के अंदर। 50% प्लस लोग कहाँ पर लगे हुए हैं, आपके कृषि के अंदर या फिर प्राथमिक क्षेत्र के अंदर लगे हुए हैं। नेक्स्ट हो जाएगा कि हाल ही में किस राज्य ने एक विशेष शिक्षा पहल एक्टू खेलो एक्टू पढ़ो, ये योजना अभी देखो एक्टू खेलो एक्टू पढ़ो शुरू करने की घोषणा की है त्रिपुरा गवर्नमेंट ने। किसने, त्रिपुरा गवर्नमेंट ने एक्टू खेलो एक्टू पढ़ो, ये कार्यक्रम है, शिक्षा के लिए है, इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट आंसर है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जीडीपी की गणना के लिए आधार वर्ष दैट इज बेस ईयर फॉर द कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी ऑफ इंडिया इज 2011-12। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित नहीं होती है। जो आपका विश्व आर्थिक मंच है इसको बोलते हो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसके द्वारा कौन सी रिपोर्ट प्रकाशित नहीं होती है। तो देखिए ये तीनों रिपोर्ट जो हैं आपकी, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, मानव पूंजी रिपोर्ट, ग्लोबल इंडेक्स रिपोर्ट, WEF के द्वारा प्रकाशित की जाती हैं। जबकि मानव विकास सूचकांक ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा UNDP के द्वारा प्रकाशित की जाती है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, याद रखना। जो मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये रिपोर्ट किसके द्वारा पेश की जाती है, UNDP के द्वारा। जबकि बाकी तीनों WEF के द्वारा पेश की जाती हैं। नेक्स्ट है, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने होम रूल सोसाइटी को निम्न में से प्रारंभ किया था। यानी कि कहाँ पर प्रारंभ किया था, श्यामजी कृष्ण वर्मा जी ने होम रूल सोसाइटी को लंदन के अंदर किया। कहाँ पर, लंदन के अंदर इसकी शुरुआत की थी। सी इज द राइट आंसर। ये पूछना चाह रहा है कि भाई लोनार झील है किस राज्य में स्थित है। जो आपकी लोनार झील है ये एक लैगून झील है। कैसी झील है, लैगून झील है, और ये पड़ती है महाराष्ट्र के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न है कि केंद्र सरकार के नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2020 में यूनिवर्सिटी कैटेगरी में सबसे पहला स्थान निम्न में से किसको मिला है। यानी कि जो केंद्र सरकार एक रिपोर्ट जारी करती है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, नेशनल
इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क। इस रिपोर्ट के अंदर सबसे पहला स्थान मिला है आपका IISc बेंगलोर को, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर को प्रथम स्थान मिला है। यदि IIT में पूछे तो किसको मिला है? IIT मद्रास को। अगर यूनिवर्सिटी में पूछे तो IISc बेंगलोर को। नेक्स्ट है कि बाल श्रम विरोधी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? बाल श्रम विरोधी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, एक सेकंड भाई, ये हो जाएगा 12 जून को। कब मनाया जाता है? 12 जून को। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? यानी कि वॉइस प्रेसिडेंट की बात की गई है। इसका आर्टिकल पूछा गया है 63, आर्टिकल 63 जो होगी एक उपराष्ट्रपति की बात करता है। नेक्स्ट है कि अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन 2019 किस स्थान पर आयोजित किया गया था? जो अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन 2019 के अंदर किस स्थान पर आयोजित किया गया था? आपका आंसर हो जाएगा, ये किया गया था अभी दिल्ली के अंदर। कहाँ पे किया गया था? दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा क्रांतिकारी संगठन गुप्त रूप से काम करता था? गुप्त रूप से काम करने वाला क्रांतिकारी संगठन का नाम है अनुशीलन समिति, अनुशीलन कमेटी। नेक्स्ट प्रश्न है भाई कि निम्नलिखित में से कौन सा देश का वैश्विक मैंग्रोव क्षेत्र सबसे बड़ा हिस्सा है? यानी कि जो वैश्विक मैंग्रोव क्षेत्र में सबसे बड़ा हिस्सा किस देश का रहेगा? इंडोनेशिया। आंसर इज इंडोनेशिया। नेक्स्ट प्रश्न है, ओलंपिक पदक पर किस ग्रीक जीत की देवी को दर्शाया गया है? अर्थात जो ग्रीक की देवी है, जो जीत की देवी मानी गई है, इनका नाम पूछा गया है जो कि ओलंपिक पदक पर दर्शाई गई है। आंसर इज नाइके। नाइके नामक एक देवी है उनकी, जो जीत की देवी मानी गई है, जो ओलंपिक पदक पर दर्शाई गई है। नेक्स्ट है कि हर साल कार्तिक पूर्णिमा पर कौन सा शहर भारत के सबसे बड़े ऊंट, ये रहेगा भैया ऊंट, जो कैमल है, कैमल फेयर की बात कर रहा है, ऊंट, सबसे बड़े ऊंट मेले की मेजबानी करता है? तो जो पुष्कर फेयर है आपका, पुष्कर मेला है, यहां पर सबसे बड़ा ऊंट का मेला लगता है। नेक्स्ट, किस व्यक्ति को भारत के राष्ट्रपति के रूप में कितनी बार चुना जा सकता है? यानी कि हमारे यहाँ पर कोई प्रावधान नहीं है भी कि राष्ट्रपति कितनी बार बनेगा, कोई भी प्रतिबंध नहीं है। यानी कि एक व्यक्ति जब तक जिंदा है, यानी कि जब तक चाहे तो राष्ट्रपति बन सकता है। और लेकिन अमेरिका के अंदर केवल 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है, और इस बार अपना भूरियो निपट गया है ना, जो डोनाल्ड ट्रंप थे भूरियो निपट गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, 1951 में प्रथम एशियाई खेलों की मेजबानी किस शहर ने की थी? 1951 का जो प्रथम एशियाई खेल था, इसकी मेजबानी हमारे भारत देश ने की थी। अर्थात कहाँ पे हुए थे? नई दिल्ली के अंदर हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, द बंगाली अखबार की स्थापना 1879 में किस क्रांतिकारी ने की थी? बंगाली अखबार आता था एक, इसकी स्थापना 1879 के अंदर किस क्रांतिकारी ने की थी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ये भारत का पहला तेल संशोधन कारखाना कौन सा है? यानी कि हमारा सबसे पहला तेल संशोधन कारखाना कौन सा रहेगा? डिगबोई रिफाइनरी। कहां पर पड़ती है? ओसम के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्रिटिश साम्राज्य के अभिन्न अंग के रूप में एक स्टेटमेंट दी गई है कि ब्रिटिश साम्राज्य के अभिन्न अंग के रूप में भारत में जिम्मेदार सरकार की स्थापना, यह नीति किस रिपोर्ट का हिस्सा थी? एक स्टेटमेंट दी गई है आपको, और पूछा गया है कि जो ये नीति थी किस रिपोर्ट का हिस्सा थी? यानी कि मार्टेंगू चेम्सफोर्ड सुधार जो रिपोर्ट आई थी, इसका हिस्सा रही है कि भारत के अंदर क्या करना है, हमें एक जिम्मेदार सरकार की स्थापना करनी है। नेक्स्ट है, ब्रिटिश सरकार के देशी रियासतों के संबंध के बारे में किस रिपोर्ट में कहा गया था कि सर्वोच्च सत्ता सर्वोच्च रहनी चाहिए? अर्थात जो हमारी देशी रियासतें हैं, प्रिंसली स्टेट हैं, राजा रजवाड़े हैं, उनके अंदर जो सत्ता है वो सर्वोच्च रहनी चाहिए। ये किस रिपोर्ट में कहा गया था?
बटलर आयोग रिपोर्ट के अंदर। किसमें? बटलर आयोग रिपोर्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रिप्स मिशन का उद्देश्य क्या था? देखो, क्रिप्स मिशन का केवल एक ही उद्देश्य था कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर भारतीयों को शामिल किया जाए, वरना क्या हो जाएगा, अंग्रेज हार जाएंगे। यानी कि भारतीय नेताओं को विश्व युद्ध में, सेकंड वर्ल्ड वॉर में, सेकंड विश्व युद्ध के अंदर अंग्रेजों का साथ देने के लिए राजी करना, केवल एक ही इनका उद्देश्य था और कोई उद्देश्य नहीं था भाई। वेलकम टू जीके बाय दीवान सर चैनल, यूट्यूब चैनल, और चैनल पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अगर चैनल पे आपको अच्छा कंटेंट मिल रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, 1930 में ये पूछना चाह रहा है कि 1930 में, एक सेकंड, स्वतंत्रता की घोषणा किसने ड्राफ्ट की थी? यानी कि स्वतंत्रता की घोषणा किसने ड्राफ्ट की थी? ये आपका आंसर हो जाएगा अपने महात्मा गांधी जी। किसने की थी? महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बतिग्लोव ऑन आजाद हिंदुस्तान की स्थापना किस देश में की गई थी? ये देखो, एक प्रकार से ऐसा होता है, इटली भाषा का शब्द है, BATT बटागलियोन, बटागलियोन, ठीक है, ऐसा लिखा जाता है ये बटागलियोन। आजाद हिंदुस्तान की स्थापना किस देश में की गई थी? तो इटली भाषा का शब्द है, तो इटली के अंदर की गई थी। कहाँ पे की गई थी? इटली के अंदर, जुलाई 1942, जुलाई 1942 के अंदर। नेक्स्ट है, किस घटना के दौरान बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य का उपनाम दिया गया था? यानी कि अपने जो बीजी तिलक जी हैं, इनको लोकमान्य की उपाधि दी गई थी किस घटना के बाद? होम रूल लीग आंदोलन के बाद। होम रूल आंदोलन के बाद या होम रूल लीग के बाद। कब शुरू किया गया था? 1916 के अंदर, 1916 के अंदर, एनी बेसेंट जी के साथ मिलकर। नेक्स्ट है, कर्जन विली की हत्या मदन लाल धिंगरा जी ने लंदन में की थी। और कर्जन विली क्या थे? जो देखिए, मदन लाल धिंगरा जी थे अपने सबसे बहुत ही कम उम्र में इनको भी फांसी लटका दिया गया था, और इन्होंने जो है कि कर्जन विली की हत्या की थी। और ये कर्जन विली इस टाइम पे क्या थे? ये थे भारत सचिव के सलाहकार, जो हमारे सेक्रेटरी थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जिसको बोलते हैं फॉर इंडियन गवर्नमेंट, उनके क्या थे? सलाहकार थे। नेक्स्ट है कि 2020 के अधिवेशन में, जो विशेष अधिवेशन हुआ था, यार क्या पूछ रहे हैं, 1920 के विशेष अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव किसकी अध्यक्षता में पारित किया गया था? जो 1920 का एक विशेष अधिवेशन करवाया गया था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? लाला लाजपत राय जी ने की थी। यानी कि उनके अध्यक्षता में असहयोग प्रस्ताव पारित कर दिया गया था। नेक्स्ट है कि घुटनों के बल बैठकर मैंने रोटी मांगी, ये भी एक स्टेटमेंट है। घुटनों के बल बैठकर मैंने एक रोटी मांगी और मुझे पत्थर मिले, ये कथन महात्मा गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान कहे थे? किस आंदोलन के दौरान कहे भाई? दांडी मार्च के दौरान। यानी कि जो दांडी मार्च था, इसके दौरान महात्मा गांधी ने ये शब्द कहे, घुटनों के बल बैठकर मैंने रोटी मांगी और मुझे पत्थर मिले। नेक्स्ट प्रश्न है कि गदर पार्टी को अमेरिका में किस शहर में लॉन्च किया गया था? गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल जी थे, और इनके साथ थे अपने सोहन सिंह बगाना, ठीक है, और सोहन सिंह बगाना, और साथ में थे इनके संतोख सिंह, भाई संतोख सिंह। इन्होंने तीनों ने मिलकर गदर पार्टी की स्थापना की थी। कहाँ पे की थी? सैन फ्रांसिस्को के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध बुक गुलामगिरी के लेखक कौन है? गुलामगिरी के लेखक हो जाएंगे अपने ज्योतिबा फुले जी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजों ने भारतीय नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? अर्थात जब हमारा आंदोलन शुरू हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के अंदर, तब अंग्रेजों ने भारतीय नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? इसको बोलते थे ऑपरेशन थंडरबोल्ट। क्या नाम दिया गया था? ऑपरेशन थंडरबोल्ट। नेक्स्ट प्रश्न है भाई कि ये कहता है कि निम्नलिखित में से किस बंगाली लेखक ने हिंदी को भारत की राष्ट्रीय भाषा बनाने का सुझाव दिया था? ये थे अपने भूदेव मुखर्जी। कौन थे? भूदेव मुखर्जी। नेक्स्ट है, हिंदू महासभा का आयोजन सबसे पहले 1914 के अंदर पहली बार किस स्थान पर किया गया था? यानी कि हिंदू महासभा का सबसे पहले आयोजन 1914 में हरिद्वार में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है,
भारत विभाजन के विरोध में 3 जुलाई को 1947 को किसने काला दिवस ब्लैक डे के रूप में मनाया था? जब 3 जुलाई को माउंटबेटन योजना आई तब कांग्रेस ने क्या मनाया? ब्लैक डे के रूप में मनाया था। ओके सॉरी एक मिनट सॉरी, ब्लैक डे के रूप में कांग्रेस ने नहीं भी, अपनी हिंदू महासभा ने मनाया था। किसने मनाया था? हिंदू महासभा ने। ठीक है, हिंदू महासभा ने ब्लैक डे के रूप में मनाया था जब 3 जुलाई 1947 को माउंटबेटन योजना आई, क्योंकि कांग्रेस ने तो स्वीकार ही कर लिया था। तो हिंदू महासभा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, ग्रीष्म काल की आंधी की तरह मेरठ विद्रोह भी अनपेक्षित और बेहद छोटा था। यह कथन किसके द्वारा कहा गया? तो यह कथन कहा गया था एस.एन. सेन के द्वारा। एस.एन. सेन के द्वारा यह कथन कहा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, वेलकम टू जीके बाय दीवान सर, कि कंपनी शासन के दौरान विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके द्वारा तैयार किया गया था? माने जो विधवा पुनर्विवाह एक्ट था वो किसके द्वारा लाया गया था? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। और किसके साथ मिलकर? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के साथ मिलकर जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम था ये लाया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा 1856। बात हो जाएंगी 1856 की। नेक्स्ट प्रश्न है कि मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष कौन थे? मुस्लिम लीग के जो अपने पहले अध्यक्ष हुआ करते थे, इसकी स्थापना आपको पता है ढाका के अंदर हुई थी। नवाब विकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन। कौन थे भाई? नवाब विकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे। बड़ा सौखा नाम है, याद करना पड़ेगा हम लोग को। नेक्स्ट प्रश्न है भाई, 1939 में कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? यानी कि 1939 में कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस जी थे। और इसके बाद सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या किया था? कांग्रेस के अध्यक्ष से इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि महात्मा गांधी जी नाराज हो गए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय क्रांतिकारियों की माता किसे कहा जाता है? ये पूछना चाहता है द मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन। द मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन इज मैडम भीकाजी कामा। कौन थी मैडम? भीकाजी कामा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1931 के कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? देखो, अध्यक्षता किसने की थी इसकी? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। और कराची घोषणा पत्र के नाम से हमने क्या किया था? फंडामेंटल राइट्स की मांग की थी। लेकिन इसकी जो कि ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? ये क्या था? अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। विश्व की सबसे बड़े मीठे जल की झील, क्या बात है भाई, इतना सौखा प्रश्न। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है अपनी सुपीरियर झील। कहाँ पर पड़ती है? नॉर्थ अमेरिका के अंदर। कहाँ पर? नॉर्थ अमेरिका के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न है भाई कि किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत के रूप में जाना जाता है? अर्थात जितने भी सारे मौसम के अंदर परिवर्तन होंगे, जो भी वो किस वायुमंडल की परत के अंदर होंगे, ये होते हैं आपके शोभ मंडल के अंदर। ये आंसर दोनों एक दे रखे हैं क्या? अच्छा, कोई नहीं, ए और डी देख लेना। शोभ मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर, इसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर सभी मौसम संबंधी परिवर्तन होते हैं। आंसर भी डी भी हो जाएगा और ए भी हो जाएगा, दोनों हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? ओ आप भाई वाह, सबसे गहरी झील कौन सी हो जाएंगी? बैकाल झील। बैकाल झील सबसे गहरी झील है। और टिटिकाका झील ये कहाँ पर पड़ती है? ये पेरू और अपने बोलिविया देश, पेरू और बोलिविया के बीच में पड़ती है। जो नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में एक देश पड़ता है पेरू और एक पड़ता है बोलिविया। उन दोनों देशों के बीच में पड़ती है टिटिकाका झील, याद रखना भी। नेक्स्ट है कि नियाग्रा जलप्रपात है, यानी कि जो नियाग्रा जलप्रपात है, वाटरफॉल्स है, ये कहाँ पर स्थित है? ये है यूएसए के अंदर, न्यूयॉर्क के अंदर। कहाँ पे हो जाएगा? न्यूयॉर्क के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे गहरा जल स्थल है। पृथ्वी पर सबसे गहरा जल स्थल हो जाएगा अपना मृत सागर। इसको बोलते हैं डेड सी। क्या बोलते हैं? डेड सी। और ये कहाँ पर पड़ता है?
इजराइल देश के आसपास पड़ता है, यानी कि अपने एशिया महाद्वीप के अंदर ही पड़ता है, एशिया में पड़ता है और इजराइल के पास पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते। देखो रेगिस्तान में पूछना चाहता है कि बादल क्यों नहीं बरसते, अर्थात रेगिस्तान में बारिश इसलिए नहीं होती क्योंकि वहाँ पर सबसे कम ह्यूमिडिटी होती है, कम आर्द्रता होने के कारण बादल वहाँ पर नहीं बरसते और पानी की बूंदें जो होती हैं उनका संघनन नहीं हो पाता, जो कंडेंसेशन प्रोसेस होती है वो वहाँ पर नहीं हो पाती है, जिसको बोलते हैं आप संघनन, क्योंकि संघनन से ही बादल बनते हैं और संघनन से ही क्या होती है, वर्षा होती है। ठीक है, नेक्स्ट है विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। अच्छा विश्व में पूछा गया है भाई, भारत का नहीं पूछा गया, याद रखना है। तो विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा हो जाएगा, मानसिवराम ही हो जाएगा। कौन हो जाएगा, मानसिवराम। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश अंगुली नुमा झीलों के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा देखो जो उंगली के टाइप की ऐसे, एक सेकंड, उंगली के टाइप की ऐसी झीलें मिलेंगी, ऐसी झीलें हैं वहाँ पर, तो उंगली टाइप की झीलों के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा आपका यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। विश्व का सर्वाधिक लवणीय झील है, यानी कि जो खारे पानी की झील पूछना चाह रहा है, विश्व के सर्वाधिक खारे पानी की या लवणीय झील है जिसके अंदर सर्वाधिक मात्रा में साल्ट पाया जाता है, ये हो जाएगी आपकी वोन झील। कौन सी हो जाएगी, वोन झील। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील है। खारे जल की झील कौन सी हो जाएगी भाई, अच्छा ऐसा है, ये जो कि लवणीय की पूछा गया है, यानी कि जो लवणीय है जिसके अंदर सर्वाधिक मात्रा में साल्ट मिले, है ना, तो वही तो हो जाएगी वोन झील। लेकिन ये पूछना चाह रहा है नेक्स्ट में कि विश्व के सबसे बड़ी खारे पानी की झील, और खारे पानी की तो कौन सी हो जाएगी, कैस्पियन सागर, है ना, कैस्पियन सागर सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। नेक्स्ट प्रश्न है अरल सागर झील किस देश में स्थित है। अरल सागर झील किस देश में स्थित है। देखो हम लोग थोड़ा इससे अनुमान लगा सकते हैं कि नाम ही ऐसा लग रहा है, कहाँ पे हो जाएगा, कजाकिस्तान के अंदर। कहाँ पे हो जाएगी, कजाकिस्तान के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है। क्या बात है, किस देश को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है, यानी कि यहाँ पर हजारों झीलें पाई जाती हैं। कहाँ पर, फिनलैंड के अंदर, फिनलैंड के अंदर पाई जाती हैं हजारों झीलें। नेक्स्ट है भाई एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। जो एंजिल जलप्रपात है वो किस नदी पर स्थित है, ये हो जाएगा आपका कोरोनी नदी। कौन सी हो जाएगी, कोरोना नहीं भाई, कोरोनी नदी, कोरोनी नॉट कोरोना, कोरोनी नदी के ऊपर हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात वाटरफॉल्स किस देश में स्थित है। आंसर इज वेनेजुला। कहां पे हो जाएगा, वेनेजुला के अंदर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है बोयोमा प्रपात किस नदी पर स्थित है। बोयोमा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। आंसर इज जैर नदी के ऊपर स्थित है भाई। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वेज नहर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ। अरे जो अपनी स्वेज नहर है, सबसे बड़ी नहर बोलते हैं ना इसको, तो इसका निर्माण किस वर्ष में आरंभ हुआ था। 1854 के अंदर, 1854 के अंदर। कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है, यानी कि कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है। आपका आंसर हो जाएगा कील नहर। कौन सी नहर है, कील नहर। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस एक की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती है, यानी कि इनमें से किस एक देश की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती है। आंसर इज अर्मेनिया। और आपको पता होना चाहिए अर्मेनिया और इजराइल के बीच में अभी वर्तमान में एक समझौता हुआ है जिसको बोलते हैं अब्राहम अकॉर्ड, यानी कि अब्राहम अकॉर्ड अर्मेनिया और किसके बीच में हुआ, इजराइल के बीच में। ये करवाया किसने है, अपने अमेरिका ने करवाया है, यानी कि भूरियों ने करवाया है। नेक्स्ट प्रश्न है भाई निम्नलिखित में से कौन सी झील तंजानिया एवं युगांडा के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है।
यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी एक झील है जो तंजानिया देश है एवं युगांडा देश के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है? वाह भाई वाह, विक्टोरिया झील। कौन सी झील? विक्टोरिया झील। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व की सर्वाधिक खारे जल की झील वोन झील किस देश में स्थित है? हैं? ल कर ले बात। यो प्रश्न फिर अलग से आ गया भाई, ये क्या पूछना चाह रहा, मैं तो कंफ्यूज हो गया। यानी कि विश्व की सर्वाधिक खारे जल की झील, और हमने वोन झील पढ़ा और कैस्पियन सागर वहाँ पे पढ़ा, तो ये तो मैं खुद कंफ्यूज हो गया इसके अंदर भाई। वैसे वोन झील आपकी हो जाएगी तुर्की के अंदर, ठीक है, वोन झील कहाँ पे हो जाएगी? तुर्की के अंदर। आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है भाई, देखो इसको देख लेना कि सबसे अधिक खारे जल की झील कौन सी है, वोन झील है या फिर कैस्पियन सागर है, ठीक है। यहाँ पर दोनों प्रश्न लिखे हुए हैं, किसी भाई ने किसी दूसरे ने टाइप किए थे, तो मैं खुद इसके अंदर कंफ्यूज हूँ। बाकी मैं भी चेक करके नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? यानी कि किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? आंसर इज अंटार्कटिका महाद्वीप, क्योंकि यहाँ पर जो है कि 12 मास क्या पड़ती है? बर्फ पड़ती रहती है, इसलिए बर्फ के कारण इसको श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्लास्टिक मुद्रा के रूप में जाना जाता है? वाह भाई वाह, अपना जो एटीएम कार्ड होता है इसको हम बोलते हैं प्लास्टिक मुद्रा, नोट कागजी नोट, नोट चेक, नोट ड्राफ्ट, तो एटीएम हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष की गई थी? जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं इनकी स्थापना 1975 के अंदर की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? मुंबई को। किसको? मुंबई को। वाह भाई वाह। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सहकारिता आंदोलन का आरंभ कब हुआ था? यानी कि भारत के अंदर सहकारिता आंदोलन का आरंभ किस वर्ष के अंदर हुआ था? 1904 के अंदर, 1904 के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न है भाई कि निम्नलिखित में से कौन एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है? एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार हो जाएगा अपना मुंबई। कौन हो जाएगा? मुंबई। मुंबई एशिया का सबसे पुराना शेयर मार्केट है। नेक्स्ट प्रश्न है भाई, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट का थर्ड सेक्टर क्या हो जाएगा? क्या कि थर्ड सेक्टर बोल दो, टर्शरी सेक्टर बोल दो, सेवा क्षेत्र बोल दो, या फिर सर्विस सेक्टर बोल दो, एक ही बात है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किस महापुरुष के नाम पर है? ये वही है नरेगा वाला, जो कि क्या बोलते इसको, नरेगा, मनरेगा है ना। पहले क्या था? नरेगा, बाद में मनरेगा हो गया। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, आगे लगा दो महात्मा गांधी, यानी कि एमजी नरेगा, महात्मा गांधी के नाम पर। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वर्ण जयंती शहरी योजना रोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 1997 के अंदर। कब? 1997 के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न है, एक अर्थव्यवस्था की आधार संरचना का निर्माण होता है, यानी कि कह सकते हैं कि किसी देश की अर्थव्यवस्था की जो आधारभूत संरचना का निर्माण किससे हो सकता है? बिल्कुल, देखो उसके अंदर कम से कम कृषि भी होनी चाहिए, उद्योग भी होने चाहिए और सेवा भी होनी चाहिए, यानी कि तीनों के द्वारा, तीनों सेक्टर किसी भी अर्थव्यवस्था के अंदर होना बहुत ही जरूरी है। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई कृषि नहीं है तो हम कच्चा माल बाहर से मंगवा लेंगे, तो उसके भी तो पैसे लगेंगे। अरे उद्योग नहीं है तो फिर तो गड़बड़ेगा सारा काम। और सेवा तो बिल्कुल होना ही होना चाहिए, क्योंकि सेवा सेक्टर का योगदान किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक माना गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्थिक सुधार संबंधी नवीन आर्थिक नीति कार्यक्रम कब शुरू हुआ? यह पूछना चाह रहा है कि आर्थिक सुधार संबंधी नवीन आर्थिक नीति, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? जुलाई 1991 के अंदर। कब? जुलाई 1991 के अंदर। किसके द्वारा? डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा। उस टाइम पे ये क्या थे? हमारे वित्त मंत्री हुआ करते थे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया कब शुरू की गई थी? वाह भाई वाह, ये प्रश्न मैंने पिछली क्लास के अंदर भी कवर करवाया था। यानी कि इसको आप बोल दो वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन या भूमंडलीकरण, एक ही बात है। डॉक्टर मनमोहन सिंह 1991 के अंदर क्या लेके आए थे? एलपीजी पॉलिसी लेके आए थे।
ठीक है, अगर किसी ने पिछली क्लास देखी है उसको बिल्कुल अच्छे से पता है। आंसर इज 1991। नेक्स्ट प्रश्न है, उपभोक्ता आंदोलन का प्रवर्तक किसको माना जाता है? यानी कि उपभोक्ता आंदोलन जो हुआ था इसका प्रवर्तक किसे माना गया है? रॉल्फ नादर। रॉल्फ नादर इज द फादर ऑफ कंज्यूमर मूवमेंट। नेक्स्ट प्रश्न है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस हम कब मनाते हैं? 15 मार्च को। 15 मार्च को मनाते हैं उपभोक्ता अधिकार दिवस। नेक्स्ट प्रश्न है, उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन की शुरुआत किस देश में हुई? देखो, रॉल्फ नादर को इसका फादर माना जाता है, लेकिन जो उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन है ये इसकी शुरुआत किस देश से हुई थी? इसकी हुई थी इंग्लैंड से। कहाँ से हुई थी? इंग्लैंड से उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, विवाद समाधान पैनल किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था? विवाद समाधान पैनल किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था? यह हो जाएगा आपका आयकर अधिनियम 1961, इनकम टैक्स एक्ट 1961। नेक्स्ट प्रश्न है, 1950 में योजना आयोग की स्थापना किसने की थी? अच्छा, वाह भाई वाह। देखो, पिछली क्लास के अंदर बच्चों ये प्रश्न गलत हो गया था, जो योजना आयोग वाला इसका मैंने करवा दिया था 15 सितंबर, और मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा 15 मार्च। ठीक है, 15 मार्च हो जाएगा। 15 मार्च 1950 के अंदर की स्थापना की गई थी योजना आयोग की, और किसके द्वारा की गई थी भैया? अपने कैबिनेट के द्वारा, क्योंकि कैबिनेट ही करता है ना। और अध्यक्ष कौन होते हैं इसके? प्रधानमंत्री जी इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। लेकिन अभी वर्तमान में इसके स्थान पर क्या आ गया है? वर्तमान के इसके स्थान पर नीति आयोग आ गया है, NITI, नीति आयोग। और नीति आयोग जो है कि इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेक्स्ट प्रश्न है कि कोई व्यक्ति भारत के अटॉर्नी जनरल बनने की योग्यता प्राप्त कर लेता है यदि वह निम्नलिखित में से किसकी योग्यता प्राप्त कर ले? यानी कि जो व्यक्ति ही योग्यता प्राप्त कर लेगा तो वह भारत के अटॉर्नी जनरल बनने के योग्य होगा, अर्थात सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है वह भारत का अटॉर्नी जनरल बन सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 43B किससे संबंधित है? देखो, DPSP की बात कर रहा है ये कि संविधान के भाग 4 और इसके अनुच्छेद 43B किससे संबंधित है भाई? सहकारी समितियों से। किससे हो जाएगा? सहकारी समितियों से। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में वन अधिकारों की मान्यता और निहित करने और भूमि अधिकारों के वितरण की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसके साथ है? आंसर हो जाएगा भैया आपका C, राज्य और केंद्र शासित राज्य, यानी कि यूटी और राज्य की बात कर रहा है। यूटी और राज्य की बात कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, वेलकम टू GK बाय दीवान सर। और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगे तो डिसलाइक ठोक दें और 15-20 गालियां दे दे और वाह भाई वाह, मज़ा आ जाएगा। ठीक है भाई, जिसको नहीं पढ़ना वो ऐसा ही करेगा, जिसको पढ़ना है उसको पता है अच्छे प्रश्न है, स्पीड बढ़ा के अगर देख लेंगे तो कम से कम पता नहीं कौन सा प्रश्न फंस जाए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि जुंगा पीठिया किस देश की राजकीय मछली है? जो जुंगा पीठिया है ये किस देश की राजकीय मछली है? किस प्रदेश की पूछा गया, सॉरी देश नहीं है, प्रदेश, यानी कि किस राज्य की। वाह भाई वाह यार, असम की हो जाएंगी। किसकी? असम की। जो जुंगा पीठिया मछली है ये असम की राजकीय मछली है। नेक्स्ट प्रश्न है भाई, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कैसे बढ़ाई जा सकती है? यानी कि जो हाई कोर्ट होते हैं, रे बच्चों ध्यान दो, जो हाई कोर्ट होते हैं उनमें न्यायाधीशों की संख्या कैसे बढ़ाई जा सकती है? संसद में संविधान संशोधन करके, संसद के द्वारा, एक सेकंड भाई, इसको मुंह पर कर देता हूँ। ये कहता है कि संसद में क्या करके? अधिनियम द्वारा, अर्थात संसद में
एक्ट को पारित करके, न कि संविधान में संशोधन करके, संसद के अंदर क्या करेंगे हम लोग, एक्ट को सिंपल मेजोरिटी से पारित करके हम लोग क्या कर सकते हैं, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, द्विसदनीय विधायिका निम्नलिखित में से किस सरकार की एक विशेषता है। जो द्विसदनीय विधायिका है निम्नलिखित में से किस प्रकार की एक सरकार की एक विशेषता है, यानी कि ये बात करता है फेडरल सिस्टम की। किसकी बात कर रहा है, फेडरल सिस्टम की। इसको हम बोलते हैं संघीय सरकार, संघीय व्यवस्था। और ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, यूएसए के अंदर। ठीक है, ये है अपने भारत के अंदर भी है वैसे, लेकिन मेनली इसका आंसर हो जाएगा यूएसए। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पहली बार किस राज्य में प्रयोग की गई थी। यानी कि जो ईवीएम है, अरे जो ईवीएम है भैया, सबसे पहले किस चुनाव के अंदर या किस राज्य के अंदर प्रयोग की गई थी, केरल के अंदर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या 73वें संविधान संशोधन की विशेषता नहीं है। अच्छा, जो 73वां संविधान संशोधन है इसकी विशेषता नहीं है, जो 1993 के अंदर आया था। 1993 के अंदर 73वां संविधान संशोधन किया गया था। इसके तहत देखो ग्राम सभा का गठन किया गया था, 3 स्तरीय प्रणाली दी गई थी, और राज्य चुनाव आयोग, यानी कि राज्य चुनाव आयोग का भी जो कि एक प्रकार से हम कह सकते हैं गठन किया गया था। गठन नहीं किया गया था, हम कह सकते हैं कि राज्य चुनाव आयोग भी इससे जुड़ा हुआ, किससे, 73वें संविधान संशोधन से। ठीक है, और त्रिस्तरीय प्रणाली हो जाएगी ग्राम सभा। तो ऑप्शन बचता हमारे पास राज्य योजना आयोग। ठीक है, यानी कि राज्य योजना आयोग इससे संबंधित बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान में संशोधन द्वारा निम्नलिखित आयोग में से कौन सा स्थापित किया गया था। अर्थात संविधान में संशोधन करके किस आयोग को स्थापित किया गया था। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, भारत अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। ठीक है, यानी कि अभी वर्तमान में किया गया है ये, संविधान में संशोधन करके राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई है। इसको बोलते हैं नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब कमीशन, नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब कमीशन, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के, अच्छा ऑप्शन देख गए, चलो कोई नहीं। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति को माफी देने के लिए सौंपा गया है। बहुत बार बता चुका हूं भाई, आर्टिकल 72, आर्टिकल 72 समाधान। नेक्स्ट प्रश्न है भाई, किस वर्ष भारत में पारंपरिक वन निवासी अधिनियम लागू किया गया था। अर्थात किस वर्ष भारत में पारंपरिक वन निवासी अधिनियम लागू किया गया था। आंसर इज सी, 2006 के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आचार संहिता कितने समय पूर्व लगती है। अर्थात आचार संहिता का पूछा गया है कि किस दिन लगती है चुनाव से पहले। विधानसभा के जो चुनाव होते हैं राज्यों के अंदर, उनमें आचार संहिता लगती है। तो आचार संहिता आपकी लगती है, आंसर यहाँ पे नहीं दिख रहा आपको, मैं दिखा देता हूँ, डी इज द राइट आंसर। उस तारीख से जब चुनाव आयोग चुनाव की तारीखों की घोषणा करता है। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, देश में वर्षा क्षेत्रों की समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए राष्ट्रीय वर्षा क्षेत्र प्राधिकरण NRAA का गठन किया गया है। NRAA है, अच्छा ये सलाहकार निकाय है भाई, या संवैधानिक निकाय है, यानी कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, या वैधानिक निकाय है, या कोई एक्ट पारित करके बनाया गया है, या फिर एक एडवाइजरी बॉडी है। कैसी बॉडी है पूछा गया है। आंसर इज, ये कैसी बॉडी है, एक सलाहकार निकाय है, यानी कि एडवाइजरी बॉडी है। एडवाइजरी बॉडी है। ठीक है, कैसी है, सलाहकार निकाय है। निम्नलिखित में से कौन फांसी की सजा को समा कर सकता है। फांसी की सजा को कौन समा कर सकता है भैया, केवल और केवल हमारे राष्ट्रपति 72। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा के सदस्य के अयोग्यता के मामले पर फैसला करता है। अरे वाह, जो राज्यसभा के देखो सदस्य होते हैं, सांसद होते हैं,
वे अयोग्य हैं या फिर योग्य हैं। इस मामले पर फैसला कौन सुनाता है? इस मामले पर फैसला भैया, एक सेकंड, आंसर हो जाएगा भैया अपना डी, यानी कि चुनाव आयोग की परामर्श पर राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट प्रश्न है, पोस्टल बैलेट में कौन मत डालता है? यानी कि जो पोस्टल बैलेट है उसके अंदर मत कौन डालता है? विदेशों में तैनात विदेशी सेवाओं के सदस्य, सशस्त्र बलों के सदस्य, चुनाव कार्यों पर कार्यरत कर्मचारी और उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है भाई, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश का वेतन इनमें से दिया जाता है। जो उच्च न्यायालय हैं उनके न्यायाधीशों का वेतन कहाँ से दिया जाता है? राज्य की समेकित निधि से। कहाँ से? राज्य की समेकित निधि से। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार स्थापित किया गया है? अर्थात किस अनुच्छेद के अंदर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का वर्णन मिलता है हमें? तो ये मिलता है आर्टिकल डी 326, आर्टिकल 326 के अंदर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत के कभी मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं थे? अच्छा, जो पूछा गया कि नहीं थे, कभी भी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं रहे हैं, इनके बारे में पूछा गया है। के सुंदरम, ये भी एक बार रह चुके हैं। नेक्स्ट है, टी स्वामीनाथन, ये तो बड़े जबरदस्त इंसान थे। के त्रिवेदी, ये भी रह चुके हैं। तो कौन नहीं है? एस वर्मा कभी भी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं रहे हैं। और हमारे प्रश्न हो चुके हैं। तो भैया ये थी आज की सीरीज। अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, नहीं आए तो भाई टाल कर देना, और अपने जो कि पढ़ते रहना, मेरा तो यही कहना है। बाकी आप लोगों की मर्जी है, लाइक करोगे न करोगे, ठीक है। बाकी पढ़ते रहो भाई। धन्यवाद, थैंक यू।